हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परमाणु एवं अणु के बारे में। अध्याय 3 में प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। द्रव्य कहने का मतलब पदार्थ के बारे में बोल रहा है। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। क्या कर रहा है? पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ने क्या किया? प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। महर्षि कनाद साहब ने क्या बताया कि यदि हम द्रव्य को या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में क्या होगा? एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात वह क्या होगा? सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या होगा? अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया, परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से क्या किया? विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये जो कण है समानतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। एक सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व जो है कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है? वैज्ञानिक आतवा एल लेबोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। देखिए, वैज्ञानिक आतवा एल लेबोजियर जो है से रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? रासायनिक संयोजन का नियम है कि देखिए, लेबोजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, इसमें से पहला क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जब रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे देखिए, निम्न X एवं Y रसायनों का एक युगल लीजिए। एक यहाँ X है और एक यहाँ क्या है? Y है। इसमें रखना है कॉपर सल्फेट, दूसरा में सोडियम कार्बोनेट। एक है कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद दूसरे में है बेरियम क्लोराइड, फिर है सोडियम सल्फेट।
लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग बिलियन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल बिलियनों में से वाई के बिलियन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए, जिसे ये शंक्वाकार फ्लास्क है इसमें लेना लीजिए, एवं x के बिलियन को एक छोटी प्रखनली में ले। y का जो बिलियन है वो बड़े फ्लास्क में लेना है और x का जो बिलियन है छोटे फ्लास्क में लेना है। छोटी प्रखनली को विलय युक्त फ्लास्क में एक मतलब इस प्रकार लटकाए ताकि दोनों बिलियन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक चित 3.1 जो कॉर्क जो लगा हुआ है कॉर्क की भांति लगा दें। y के बिलियन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई x के बिलियन को छूती बिलियन युक्त छोटी प्रखनली। अब अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे x एवं y के बिलियन परस्पर क्या मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? हाँ, शंक्वाकार फ्लास्क में अभिक्रिया होगी क्योंकि देखिए x और y है। x में अगर कोई भी अगर हम एक पैलक्का लेते हैं, अगर सोडियम कार्बोनेट है और कॉपर सल्फेट है तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा। जब दोनों को मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट को अगर मिलाएंगे तो अभिक्रिया करेगा। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। अब स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लेबोजियर एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों को अनुपात स्थिर होता है। इस प्रकार क्या कह रहा है कि प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी संख्या से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी से भी इसे बनाया गया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या होता है? 1:8 होता है। कैसे? ये देखिए, यौगिक जो होता है जल में, जल H2O होता है। क्या होता है? H2O। ठीक है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 × 2। ठीक, और प्लस ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। देखिए, अच्छा, अनुपात में पूछ रहा है तो यहाँ प्लस नहीं होगा। चलिए, यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। देखिए, अभी ये 2 है, इसको काटेंगे तो 2 से कितना होना? 8 मरतबे कट जाएगा तो अनुपात कितना आ गया? 1:8 आ गया। यही है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? 1:8 होता है, चाहे जल का कोई स्रोत हो, जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव क्या होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनियम
अमोनिया जो है NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान सदैव क्या होगा, 14:3 के अनुपात में विद्यमान होता है। कैसे, जैसे कि नाइट्रोजन का कितना हो गया, नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, 14, ठीक, 14 होता है, और हाइड्रोजन 3 दिया हुआ है तो हाइड्रोजन का 3 होता है, एक का द्रव्यमान 1 तो तीनों के 3 होता है। इसी तरह सबका होगा। चलिए, हाँ, इसी तरह हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक, प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित संख्याओं के अनुपात में विद्यमान होते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व जो है सदैव एक निश्चित संख्या के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा देखेंगे। जॉन डाल्टन का जन्म जो हुआ था 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। ठीक, डाल्टन साहब का जो जन्म हुआ था 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में क्या किए, व्यतीत किए। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों को अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। द्रव्य कहने का पदार्थों को अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिक की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता पर विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी क्या, परमाणु नाम ही दिया था। डाल्टन का यह सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का यह सिद्धांत जो है ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्त संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य क्या होते हैं, परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए, विवेचना क्या है कि सभी द्रव्य जो है परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अभिक्रिया से बने होते हैं, में भाग लेते हैं। दूसरा है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो
रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होते हैं। तीसरा है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। चौथा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। छठा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या इस प्रकार निश्चित होते हैं। अब अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। चलिए देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? हाँ देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होता है। कह रहा है कि कई दीवारों से एक इमारत मतलब एक कमरा बनता है और कई कमरों के समूह से क्या होता है? एक इमारत निर्मित होते हैं। इस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? दीवार। किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? या रेत का छोटा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं इसके बारे में देखते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। देखिए परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है। एक नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर में 10 के पावर +9 नैनोमीटर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर में कितना? 10 के पावर -9 मीटर और 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। देखिए सापेक्ष आकार देखते हैं। जैसे कि त्रिज्या जो है मीटर में दिया गया है। उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या 10 के पावर -10 होता है। जल अणु का त्रिज्या कितना होता है? जल अणु का त्रिज्या 10 के पावर -9 होता है। हीमोग्लोबिन अणु का जो त्रिज्या होता है 10 के पावर -8 होता है। हीमोग्लोबिन अणु का जो त्रिज्या होता है 10 के पावर -8 अणु होता है। और रेत कण का जो आकार होता है 10 के पावर -4 होता है। और चींटी के एंट हिल का 10 के पावर -3 मीटर होता है और सेब का 10 के पावर -1 मीटर होता है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब सिलिकॉन की प्रतिबिंब, ये जो है सिलिकॉन का प्रतिबिंब है। ठीक, सिलिकॉन का प्रतिबिंब है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक क्या है? चलिए देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक क्या है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे
जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से निर्मित होता था। देखिए, ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक ये है, सर्कल के अंदर एक बिंदु है, बिंदु टाइप का, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। कार्बन, तो सर्कल के अंदर हल्का भूरा, भूरा नहीं है पर हल्का, जिसको सर्कल के अंदर हल्का सा है कलर तो उसको कार्बन कहते हैं। और सर्कल के अंदर व्हाइट है तो इसको ऑक्सीजन। और सर्कल के अंदर अगर उल्टा वाई, वाई उल्टा, देखो वाई कैसे लिखा जाता है, वाई को हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे, तो उल्टा वाई हो गया तो फास्फोरस हो गया। सल्फर, सल्फर में प्लस, सर्कल में प्लस, सर्कल है उसमें प्लस है तो सल्फर। सर्कल में आई है तो आयरन, सर्कल में सी है तो कॉपर, सर्कल में एल है तो सीसा, लेड, लेड सर्कल में एल है तो लेड, सीसा। और सल्फर, सॉरी यार, सर्कल, सर्कल में एस है तो सिल्वर। मतलब नाम से ही पता चल जाता है, कॉपर रहेगा तो सी रहेगा, और सीसा रहेगा तो सर्कल के अंदर एल रहेगा, सिल्वर रहेगा तो सर्कल के अंदर एस रहेगा, गोल्ड में जी रहेगा पर सर्कल के अंदर ये सब निकले हुए रहेगा, ठीक है। और प्लेटिनम में सर्कल के अंदर पी, और पारा में अंदर जो है ये बूंदा बूंदा करके रहेगा पारा में। प्रारंभ के तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर, कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। कॉपर का नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। उदाहरण के लिए स्वर्ण, स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? पीला होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को एच लिखा जाता है, एल्युमिनियम को एल, एल न कि एल, मतलब पहला कैपिटल, पहला बड़ा ए, उसके बाद छोटका एल, बड़का, दोनों बड़का नहीं लिख सकते हैं। कोबाल्ट को सीओ लिखेंगे न कि सीओ लिखेंगे, इस तरह का। कुछ तत्वों के प्रतीक उसके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद के में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण में क्लोरीन को Cl तथा जिंक को Zn इत्यादि। इन तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणार्थ में लोहा का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न हुआ है, ठीक है।
इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है तथा पोटेशियम का प्रतीक K है, क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से उत्पन्न हुआ। क्या कह रहा है? सोडियम का प्रतीक Na है तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैलियम से उत्पन्न हुआ। सोडियम नाइट्रियम से उत्पन्न हुआ है और पोटेशियम कैलियम से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अब है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। इसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षण परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। इसके अनुसार प्रत्येक तत्व की एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। जैसे कि कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, जैसे एल्युमिनियम का प्रतीक Al है, आर्गन का प्रतीक जो है Ar है, बेरिलियम का प्रतीक Ba है, बोरोन का प्रतीक B है, बोरोन का प्रतीक B, और ब्रोमीन का प्रतीक Br है, कैल्शियम का प्रतीक Ca है, कार्बन का प्रतीक Ca है, C है, कार्बन का प्रतीक C, और क्लोरीन का प्रतीक है Cl, कोबाल्ट का प्रतीक है Co, कॉपर का प्रतीक है Cu, और फ्लोरीन का प्रतीक है F, स्वर्ण गोल्ड का प्रतीक है Au, हाइड्रोजन का प्रतीक है H, आयोडीन का प्रतीक है I, आयरन का प्रतीक है Fe, सीसा का प्रतीक है Pb, और मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, नियोन का प्रतीक है Ne, नाइट्रोजन का प्रतीक है N, ऑक्सीजन का प्रतीक है O, पोटेशियम का प्रतीक है K, सिलिकॉन का प्रतीक है Si, सिल्वर चांदी का प्रतीक है Ag, और सोडियम का प्रतीक है Na, सल्फर का प्रतीक है S, यूरेनियम का प्रतीक है U, और जिंक का प्रतीक है Zn। जब कभी आप तत्वों के अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने पर आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर एक निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं।
मान लीजिए मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु का 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु के 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा निक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल जो है IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। चाहे आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को परमाणु के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। पहला है कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। दूसरा है कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिकों को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। देखिए, 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता जो है बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल इकाई द्रव्यमान इकाई वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र 3.4 में दर्शाया गया। एक तरबूज है, इसका 12 भाग किया और एक भागी है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसके सापेक्ष द्रव्यमान 12 को कर दिया तो 1/12। देखिए, ये क्या है, तरबूज पहलका में ए में है तरबूज है, एक पूरा तरबूज है। दूसरका में 12 तरबूज है। तीसरका में क्या 1/12, मतलब 12वां का एक हिस्सा, 12 को में से एक हिस्सा 1/12वां हिस्सा है। और डी में क्या है, तरबूज के द्रव्यमानों का उपयोग करके क्या किया जा रहा है, फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है। किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्या करा कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है।
कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? चलिए इसको देखते हैं कि परमाणु जो है किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु जो है अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं। परमाणु अथवा आयन जो होता है अधिक संख्या में पुंजित होकर एकत्रित होकर क्या होता है, द्रव्य बनाता है, पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अणु क्या है? अणु क्या है चलिए देखते हैं। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। क्या अणु क्या है? तो साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक से के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणों धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न-भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। क्या करा? एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न-भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब तत्व के गुण, तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरक्षित होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरक्षित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणविक अणु कहते हैं। यदि समानतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उसके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। अधातु आर्गन एक परमाणविक। आर्गन जो होता है एक परमाणविक होता है। हीलियम जो होता है एक परमाणविक होता है और ऑक्सीजन जो होता है द्विपरमाणविक होता है। O2 लिखा आता है ना, तो ये द्विपरमाणविक होता है। ऑक्सीजन द्विपरमाणविक। हाइड्रोजन जो होता है H2 लिखा आता है, H2 तो द्विपरमाणविक है। नाइट्रोजन N2 द्विपरमाणविक। क्लोरीन Cl2
टू द्विपरमाण्विक, फास्फोरस P4 ये चतुष्परमाण्विक होता है, सल्फर S8 क्या बहुपरमाण्विक है, सोडियम एक परमाण्विक है, आयरन Fe लिखा था सिर्फ Fe एक एकल परमाण्विक है, एल्युमिनियम Al लिखा था, एल्युमिनियम Al लिखा था, तो एल्युमिनियम एकल परमाण्विक है, कॉपर Cu लिखा था, Cu। यौगिक के अणु क्या है, यौगिक का अणु है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होता है एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि यौगिक और संयुक्त तत्व है और उसका द्रव्यमान अनुपात है। जल में क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है H2O जल में, ठीक। तो जल का हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 1 गुने 2, और इधर ऑक्सीजन का क्या 8 दूना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। इसको काटेंगे अगर तो 2 से 8 बार में कट जाएगा, तो 1:8 हो जाएगा। तो जल का द्रव्यमान अनुपात क्या है, 1:8। उसी तरह अमोनियम NH3 होता है, अमोनियम का NH3 तो नाइट्रोजन का होता है 14, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 3 गो है तो 1:3 तो हो जाएगा 14:3। ये अमोनियम का हो गया, अमोनियम का हो। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 तो कार्बन का हो गया 6, ऑक्सीजन 2 को तो ऑक्सीजन का होता है 16 गुने 2 तो 16 दूना 32, इसे 2 से इसको काटेंगे, हो गया 3 तो 3:1 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन का कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। CO2 ठीक, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और गुने 2, 4 से डिवाइड कर देते, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 तो आ जाएगा, यहाँ रेशियो आ जाएगा अगर 3:8 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या, 3:8। अब क्रियाकलाप 3.2 अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। 3 सारणी 2 क्या देखिए, 3.2 देखिए। 3.2 सारणी किधर है, 3.2 सारणी 3.3 है, देखिए 3.2 सारणी यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 हो गया द्रव्यमान, और कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 द्रव्यमान हो गया, ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान हो गया, सोडियम का 23 द्रव्यमान हो गया, मैग्नीशियम का 24 हो गया, सल्फर का 32 द्रव्यमान हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, कैल्शियम का 40 हो गया। ये क्या बोला है,
कि 3 पॉइंट सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। ठीक, जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या को अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। द्रव्यमान तत्व दिया हुआ है, द्रव्यमान अनुपात दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, सरलतम अनुपात दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान अनुपात 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, और द्रव्यमान अनुपात जो है द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान अनुपात, देखिए द्रव्यमान अनुपात 1 है, परमाणु द्रव्यमान अनुपात 1, तो 1/1 तो बराबर 1। सरलतम अनुपात इसका हो गया 2। ठीक, अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8 और परमाणु द्रव्यमान अनुपात जो क्या 16 हो गया। द्रव्यमान अनुपात 8 हो गया और परमाणु द्रव्यमान अनुपात कितना 16 हो गया, तो 8/16 1/2 ये हो गया 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। क्योंकि हाइड्रोजन इसमें क्या होता है H2O लिखा था, क्या लिखा था जल में H2O, क्या लिखा था H2O, तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन क्या होगा 1 गो। अब आयन, चलिए आयन क्या है देखते हैं कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक जो होता है आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेश को ऋणायन या एनायन तथा धन आवेश को धनायन या कैटायन कहते हैं। ऋण आवेश को ऋणायन, एनायन तथा धन आवेश को धनायन, कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए। ठीक, इसमें सोडियम जो होता है आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर सेट आवेश क्या होता है विद्यमान हो उसे बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। देखिए इस पर क्लोरीन पर माइनस कैसे जाता है और सोडियम पर प्लस कैसे आता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 11 होता है। ठीक, और क्लोरीन का 17 होता है। ठीक, इसमें पहली कोश में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। इसमें पहली में 2, दूसरी में 8, 10 और तीसरा में 7। ई 1 इसको अगर देगा तो ई इसको हो जाएगा 8 पहला में और इसका हो जाएगा 2 और 8। जब इसको ई देगा तो ये प्लस हो जाएगा, सोडियम वाला क्या हो जाएगा धनायन हो जाएगा और ये एक लेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। इसी कारण सोडियम पॉजिटिव हो जाता है और क्लोरीन निगेटिव हो जाता है। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। अतः 3.6 सारणी 3.6 जो है हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, कुछ है आयनिक यौगिक देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात जो होता है 5:2 होता है। और मैग्नीशियम सल्फाइड का मैग्नीशियम और सल्फर का द्रव्यमान जो होता है 3:4 होता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड का संगठन में सोडियम और क्लोरीन का अनुपात होता है 23:35। चलिए अगले दिन हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र लिखना।